स्वागत है आपका जीएस इन्फॉर्मेशन सेंटर जमुई। कैसा है आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में नौकरियों की घोषणा हो गई है और अभी हाल फिलहाल में लगभग 12,000 लगभग अप्रोक्सीमेटली 12,000 जो है आपका 11,000 से ज्यादा समथिंग जो है आपको वैकेंसी बिहार एसएससी में आ चुकी है और उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीकेस कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग ये सब चीजों से परिचित हैं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ ताकि बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद मिल सके और आप अपना जो है फ्यूचर डिसाइड कर सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में माना है तो उस उपलक्ष्य में भारत में हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस आप लोगों को पता है हिंदी जो है इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है और ये विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। याद रखिएगा, विश्व में तीसरी सबसे बोली जाने वाली ज्यादा जो है ये है लैंग्वेज याद रखिएगा हिंदी। तो हिंदी जो है विश्व में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। वही बात किया जाए हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी को हमारे संविधान में आर्टिकल 351 में चर्चा याद रखेगा। 351 में जो है और 343 में इसकी जो है चर्चा है। और साथ में बात किया जाए हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा राजभाषा है। क्या है हमारा? राजभाषा। हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा। याद रखिएगा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर राष्ट्रीय भाषा रहता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता रहने के कारण हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने का काम करते हैं। तो अगर किसी एक भाषा को प्रमुखता दी जाए तो संभव है कि कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी की सामना करने की जरूरत पड़ जाए। इसीलिए हिंदी को हमारे देश में राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। याद रखेगा, तो बोलते हैं कि यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी को प्रयोग कब किया गया? तो 1949 में किया गया। और साथ में बोल रहा है हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम जो है 1975 में हुआ था। तो नागपुर में। कहाँ पर हुआ था मित्रों? नागपुर में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ? नागपुर में होने का काम किया था। तो इसका और बात किया जाएगा कब ये जो है इसका दिवस कब है, कब मनाया जाता है? जिसको मनाने में जो है 14 सितंबर। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को विश्व जो है यानी कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व मतलब हिंदी दिवस को क्या आता है? मनाया जाता है। इसका आंसर क्या है मित्रों? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर। क्या हो जाएगा आपका? 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस हो जाएगा। और याद रखिएगा हिंदी की बात की जाए तो एक आधिकारिक भाषा भी है। याद रखिएगा जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसमें हिंदी का भी चर्चा। याद रखिएगा ये 8वीं अनुसूची में डाला गया भी एक भाषा। याद रखेगा 8वीं अनुसूची में हिंदी है। 8वीं अनुसूची में बोलते हैं कि भाषा से संबंधित अनुसूची है। जिससे संबंधित है भाषा से संबंधित अनुसूची है। इसमें टोटल जो है कितनी भाषा को बोला गया है? तो 22 भाषा। कितने है? 22 भाषा की जानकारी इसमें मिलती है मित्रों। अगर बोल दिया जाए क्या भोजपुरी इसमें शामिल है क्या? भोजपुरी शामिल है क्या? उसके बाद इंग्लिश अंग्रेजी शामिल है क्या? तो ये दोनों आपको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं मिलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इन चीजों को आप लोग को कॉपी लेकर के साथ में नोट किया करिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको विभिन्न एग्जामों में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये भोजपुरी और इंग्लिश है और यहाँ पर ये नहीं मिलेंगे। 8वीं अनुसूची रिलेटेड है भाषा से रिलेटेड जो है 8वीं अनुसूची आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शायद ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है। देखिए यहाँ पर 4 लाख। यहाँ पर देखिए एक बात है कही गई है यहाँ पर गिग श्रमिक। क्या कहा गया है? गिग श्रमिक। गिग श्रमिक मित्रों, गिग श्रमिक होता क्या है? तो गिग श्रमिक होता है मित्रों जो
जो कोई श्रमिक जो है किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं उसी को गिग श्रमिक कहा जाता है। जैसे अमेजन हो गया, जैसे जोमेटो हो गया, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ये सभी श्रमिकों को काम करने वाले को गिग श्रमिक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गिग श्रमिक का मतलब क्या होता है? जोमेटो में काम करने वाले श्रमिक, जोमेटो हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, क्या हो गया? फ्लिपकार्ट हो गया। उसके बाद आपका जो है अमेजन हो गया, अमेजन हो गया जो डिलीवरी बॉय सुने हैं ना, वही जो डिलीवरी बॉय का काम करने का काम करते हैं वही ना आपका फ्लिपकार्ट हो गया। इसी बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे श्रमिक काम करने का काम करते हैं, उसी को गिग श्रमिक। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा इन सभी को सुरक्षा देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, क्या देने के लिए? सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके जो है इनके लिए एक बीमा का 4 लाख का बीमा का कवर का शुरुआत करने का काम किया याद रखिएगा। 4 लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है, बीमा कवर दिया जा रहा है, जिसमें कि 2 लाख का जो है, जो 2 लाख का जो है जीवन जो है लाइफ यानी जीवन बीमा है, 2 लाख का जीवन बीमा दिया जा रहा है। और 2 लाख का मित्रों, 2 लाख का जो है दुर्घटना बीमा, 2 लाख का दुर्घटना बीमा। क्यों? क्योंकि ये सब इनकी अधिक से बनी हुई रहती है, क्योंकि गाड़ी के माध्यम से या व्हीकल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह डिलीवरी कराने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जोखिम बना हुआ रहता है। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने, कौन सा सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिक की जो है, गिग श्रमिक नामक जो है स्कीम के तहत जो है 4 लाख रुपए बीमा कवर देने का काम किया है। कौन किया है? कर्नाटक सरकार, याद रखिएगा। वही कर्नाटक सरकार की बात किया जाए तो कर्नाटक में कौन सीएम है मित्रों? तो सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया जो है कर्नाटक का सीएम है। वही बात किया जाए यहाँ का गवर्नर की, यहाँ का गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ का क्या है? गहलोत यहाँ का जो है गवर्नर है, याद रखिएगा। थावरचंद गहलोत यहाँ का क्या है? गवर्नर है, याद रखिएगा। कर्नाटक की कैपिटल की बात किया जाए तो आप सभी लोग को पता होगा कि कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है, याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? कर्नाटक हो जाएगा। इसके मित्रों क्या हो जाएगा आंसर? कर्नाटक होगा। वही केरल की बात किया जाए तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम है। और केरल याद रखिएगा। राजस्थान जो है जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। सभी लोग का अलग अलग है। अगर ये सबको अगर बात किया जाए मित्रों, इसका उत्तर प्रदेश का सीएम की बात किया जाए तो सभी लोग को पता है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ का है गवर्नर है, ठीक है ना। तो चलिए ये चीजें जो है आपको समझ में आया होगा। बस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्रों, ये हाल ही में की गई घोषणा में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है? संगीत नाटक, क्या कहा गया? संगीत नाटक अमृत पुरस्कार के बारे में बात किया जा रहा है। तो संगीत नाटक के क्षेत्र में जो भूमिका निभाए हैं उनको जो है उपराष्ट्रपति भी कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा 84 ऐसे लोग हैं जिसे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें एक ही यहाँ पर मिला गया है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? अमृत लिखा हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि आज इंडिया जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि हमारे देश के जो है 75वें साल पूरा होने के, आजादी का 75वें साल पूरा होने के कारण हम लोग अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अमृत पुरस्कार जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो टोटल 84 ऐसे लोग हैं जो संगीत नाटक जो है अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 84 लोगों को दिया गया है मित्रों। किसके द्वारा दिया गया है? तो जगदीप धनखड़। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो है उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा मित्रों। ये क्यों में है? तो 14 में जो है भारत का क्या है? उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? तो ये राज्यसभा का सभापति भी होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं?
तो याद रखेगा, ये भी याद रखेगा उपराष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है या सभापति को, दोनों से किसी एक का वेतन मिलने का काम करता है। जगदीप धनखड़ अगर पूछे, जगदीप धनखड़ के बारे में पूछते कि ये जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य का जो है गवर्नर था, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, याद रखेगा पश्चिम बंगाल। कहाँ का था? पश्चिम बंगाल का जो है ये गवर्नर है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो ममता बनर्जी, कौन है मित्रों? ममता बनर्जी यहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री है, याद रखेगा। और उसके बाद बात किया जाए कितने लोगों, 84 लोगों को जगदीप धनखड़ के द्वारा बोल दिया जाए कि संगीत नाटक अकादमी का शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत जो है संगीत अकादमी की शुरुआत जो है 1952 में हो गया, 1952 में हो गया। किसके द्वारा हुआ था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। लेकिन वर्तमान में ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वर्तमान में ये आता है आपका संस्कृति मंत्रालय। किसके? संस्कृति जो है मंत्रालय के अधीन, संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है ये आता है वर्तमान में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 84 इसका आंसर हो जाएगा। वही बात के लिए इसमें पैसा कितना दिया जाता है? तो याद रखिएगा 2009 से पहले, 2009 से पहले इससे इसमें जो है 50,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो है 1 लाख की राशि दी जाती है। कितना? 1 लाख की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। 1 लाख की इसमें राशि दी जाती है। तो 84 लोगों को ये क्या किया गया? 84 लोगों को अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बात और यहाँ पर अमृत पुरस्कार, हम लोग आजादी के 75वें जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसी के ऊपर में ये 75वें जो है दिवस को इसे अमृत महोत्सव नाम दिया गया। अमृत महोत्सव नाम दिया गया, अमृत महोत्सव नाम। बोलेगा कहाँ पर दिया गया? तो याद रखिएगा फिरोज शाह कोटला जो है पद से दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस का आंसर हो जाएगा मित्रों। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ साथ में हम आपको देने का काम कर रहे हैं, क्या देने का? देख लीजिए स्टैटिक जीके है, जो कि बहुत ज्यादा ये क्या माना जाता है? इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये स्टैटिक जीके यही आपका रामबाण काम करने का काम करेगा। चाहे कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, या तो बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, बिहार का एग्जाम दीजिए, स्टैटिक जीके जो है तो है इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गीता मेहता कौन थी? गीता मेहता कौन थी और उनका उल्लेखनीय योगदान क्या था? देखिए गीता मेहता की बात कर रही है। गीता मेहता बहुत बड़ा शख्सियत था और बहुत बड़े राजघराने से ये क्या करते थे? संबंध रखते थे, याद रखेगा। तो गीता मेहता का संबंध उड़ीसा राज्य से, क्या से? उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री की बहन, क्या है? बहन है और इसका पुत्री है। बोलिएगा सर किसका पुत्री थी? तो बीजू पटनायक, याद रखेगा, बीजू पटनायक का पुत्री थी। और अभी मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा का? तो नवीन पटनायक का ये क्या है? बहन है। गीता मेहता के क्षेत्र की बात की जाए तो ये लेखक थे, क्या थे? लेखक थे। और साथ में बॉलीवुड में फिल्म जो है निर्माता का भी काम करने का काम किए थे, याद रखेगा। फिल्म जो है निर्माता का भी काम करने का काम किए थे, याद रखेगा। तो लेखक भी थे, निर्माता भी काम किए। इन्होंने जो है विदेश पढ़ाई करने का काम किया, याद रखेगा। इन्होंने क्या पढ़ाई करने का काम किया था। बात करते थे इनके जो है संबंध किससे है? उड़ीसा के बारे में चर्चा कर ली जाए। उड़ीसा का राजधानी क्या है? भुवनेश्वर इसका राजधानी है। और उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जो है यहाँ का, यहाँ का सीएम है। उड़ीसा में हमें हाल ही फिलहाल में एक पर्व मनाया गया जिसका नुआखाई है। पर्व यही पर मनाया जाता है। भानु यात्रा कहाँ पर? यही पर भानु यात्रा जो पर्व यही पर मनाया जाता है। भानु यात्रा हो गया, नुआखाई हो गया, ये दोनों चीजें, ये दोनों पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। वही बात किया जाए उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो उड़ीसा का हाईकोर्ट क्या भुवनेश्वर में है क्या? नहीं, ये गलती मत करिएगा। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पर है? आपका कटक, याद रखिएगा। कटक किस लिए फेमस है? याद रखिएगा। कटक यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। ये क्या है? चावल अनुसंधान
के अंदर। ये किसका पार्ट है? ये छोटा नागपुर पठार का पार्ट है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार का पार्ट है, पठार का ये है पार्ट है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार का पार्ट है, याद रखिएगा। उड़ीसा से कौन अलग हुआ है मित्रों? तो उड़ीसा से बिहार अलग हो गया। बिहार कब हुआ था मित्रों? तो 1936 में। कब हुआ? 1936 में। उड़ीसा से कब हुआ अलग? बिहार हो गया 1936 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? लेखक फिल्म निर्माता भी थे, लेखक भी थे और फिल्म निर्माता भी थे। कौन थे? गीता मेहता, याद रखिएगा। गीता मेहता मात्र 80 वर्ष की अवस्था में का निधन हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में निधन, 80 वर्ष की अवस्था में इसे निधन हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग सभी पेन कलम यानी कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और नोट करने का काम करिए, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा आप लिख पाएंगे तो चीजें जो है फिर से रिवीजन करने का मौका मिल सके आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किन भारतीय मंदिरों को यूनेस्को के बीच सूची में जोड़ा गया? देखिए इससे रिलेटेड यूनेस्को के बारे में बात कर रहा था। यूनेस्को के बारे में हमने बताने का काम किया है। यूनेस्को के बारे में यही ना होता, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको रिपीट करते जाएगा और इन चीजों को आप लिखिएगा तो फिर आपको ये फायदा मिलेगा। आप चाहे उधर से भी रिपीट कर सकते हैं, इधर से भी। वैसे तो मैं रिवीजन करा ही दूंगा। आप यूनेस्को के बारे में हमने कल भी बताने का काम किया। यूनेस्को के बारे में वर्ल्ड हेरिटेज इसमें कितना जो है साइड को इसमें जो जोड़ा गया, ये भी हमने बताने का काम किया। ठीक है ना। तो देखते हैं ये यूनेस्को के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारतीय मंदिरों को किसको शामिल किया गया? तो अभी जो शामिल किया गया बेलूर हेलीपैड और सोमनाथपुरा हौसला मंदिर। देखिए बेलूर हेलीपैड और सोमनाथ जो है होयसल मंदिर। तो देखिए यहाँ पर होयसल मंदिर की बात कर रहा है। क्या जी? होयसल मंदिर। तो होयसल मंदिर आपको पता है ये दक्षिण भारत का जो है एक मंदिर है। दक्षिण भारत में क्या है? स्थित है। दक्षिण भारत में बोलेगा सर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ पर है स्थित है? तो बेलूर में, याद रखेगा। बोलेगा सर ये कौन सा शैली से निर्मित है सर? तो ये द्रविड़ शैली से निर्मित है, याद रखेगा। द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है, याद रखेगा। द्रविड़ शैली से किसने बनाया था सर? ये होयसल राजवंश ने बनाया था। होयसल राजवंश ने बनाया है। होयसल की राजधानी की बात किया जाए सर कहाँ था? तो द्वार समुद्रम। कहाँ था? द्वार समुद्रम जो यहाँ पे क्या था? यहाँ राजधानी था। किसका राजधानी? होयसल राजवंश का राजधानी द्वार समुद्रम था। इन चीजों को याद रखिएगा मित्रों। चलिए उसके बाद देखिए बात किया जाए होयसल के बारे में तो बताया कि ये मंदिर अफ्रीका है, द्रविड़ शैली में है। राजवंश क्या है? राजवंश होयसल राजवंश है। इसका राजधानी क्या है? आपका द्वार समुद्रम है। वही बात किया जाए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया। यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। इसमें जो है कौन सा है? 42वां, याद रखिएगा। 42वें नंबर पर शामिल किया गया। वही बात किया जाए आपको बताना है, जल्दी बताना है 40वें कौन है और 41वें नंबर पे कौन है, ये बताने का काम करेंगे। चलिए यूनेस्को की बात किया जाए मित्रों तो अभी हम बताए थे, कल बताने का काम किए। इनका स्थापना 1945 में हो गया। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो पेरिस। कहाँ है? पेरिस कहाँ पर है मित्रों? फ्रांस में। अब पेरिस में क्या है? याद रखिएगा एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। पेरिस में क्या देखने को मिलेगा? एफिल टावर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अभी फ्रांस का जो है राष्ट्रपति यहाँ पर आने का काम किया। कहाँ पर आए हैं? याद करिए यहाँ पर अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ था। और फ्रांस के राष्ट्रपति की बात किया जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात किया जाए, याद रखेगा प्रधानमंत्री होते हैं फ्रांस में। तो कौन है? एमेनुएल मैक्रोन, याद है एमेनुएल मैक्रोन। यहाँ का कौन है? यहाँ का प्रधानमंत्री एमेनुएल मैक्रोन है, याद रखेगा। वही बात किया जाता 40 और 40 में जो है मित्रों धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा है। और 41 में क्या है? तो 41 में है मित्रों 41 में अभी जो है कल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? शांति निकेतन। क्या है? शांति निकेतन है। शांति निकेतन की बात की जाए तो शांति निकेतन कहाँ है? बंगाल में। किसके द्वारा? बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यहीं पर जो है हम बता रहे शांति निकेतन को स्थापना 1901 में हो गया था और 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जो है जाना गया, याद रखेगा। 1901 में यह स्थापना हुआ और 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में आया सामने। विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया और एकमात्र ऐसा ही विश्वविद्यालय है जिसका कुलपति प्रधानमंत्री है। इसका कुलपति कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी।
क्या है, नरेंद्र मोदी है, याद रखिए। कौन हो जाएगा आपका, नरेंद्र मोदी। के मां है, ये 15वें प्रधानमंत्री है। कौन है ये, 15वें प्रधानमंत्री होने का काम किए, ठीक है ना। वही बात किया जिसमें इंटेंजिबल साइट तो 14 है, इसमें इंटेंजिबल साइट क्या है, अमूर्त धरोहर। यूनेस्को में कितना है, अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर कितना है, ये 14 इसमें शामिल है अमूर्त धरोहर में। अमूर्त धरोहर का मतलब ये होता है मित्रों, जिसे हम फील कर सकते हैं, फील सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी को अमूर्त धरोहर इंटेंजिबल साइट कहा जाता है। वही बात किया जाए कि टोटल जो है तो कौन सा ऐसा जो है, कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे पहला रैंक है यूनेस्को में, विश्व धरोहर सूची में पहला रैंक है, तो याद रखिएगा। पहला रैंक बताया था आपको, इटली पहला रैंक है, दूसरा कौन है मित्रों, चाइना दूसरा रैंक है, और तीसरा क्या है, फ्रांस है, और चौथा क्या है, चौथा आपका जो है स्पेन है, याद रखिए। चौथा क्या है, स्पेन है। और वही बात किया जाए तो भारत का कितना स्थान है, तो भारत का 6ठे रैंक है, भारत का 6ठे रैंक है। 42 जो है विरासत धरोहर सूची में शामिल होने के बाद ये कितने स्थान पर, 6ठे स्थान पर अभी ये क्या है, कायम है। तो बोलिएगा सर ये क्या, ये जो चल रहा था क्या तुरंत इसे जोड़ दिया गया है क्या, ये फैसल वाला जो है यूनेस्को में जो शामिल किया गया, नहीं, इसकी चर्चा जो याद रखिएगा 2014 से ही चल रहा था, 2014 से चल रहा था, चल रहे थे। इसे अस्थायी सूची में शामिल था, कहां पर, ये अस्थायी सूची में, अस्थायी सूची में शामिल, अस्थायी सूची में शामिल। इसके आंसर क्या जाएगा मित्रों, बेलूर, एलिवेट और सोमनाथपुरम होयसाला मंदिर, होयसाला मंदिर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चीजें आपको समझ में आना चाहिए और आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ये सभी स्टैटिस्टिक के है और करंट है, ये दोनों आपको नोट करने की जरूरत है। तो उठा लो पेन और कॉपी और नोट करना आज से ही शुरू कर लो। चलिए देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना की लागत क्या है, ये देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना कर रहा है मित्रों। अभी बताया ना 17 सितंबर को क्या मनाया गया, 17 सितंबर को मनाया गया विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्कीम की यानी कि एक योजना का शुरुआत किया। उस योजना का नाम क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना। हालांकि इसका घोषणा तो पहले से कर दिया गया था, 15 अगस्त को भी आपको लाल किले से कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कल से कर दिया गया। तो आइए हम समझते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। इसे 13,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए जो है लॉन्च कर दिया गया भारत सरकार। तो देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या हुआ, लॉन्च किया गया। ये क्या है आपका, एक योजना है, याद रखिएगा क्या है ये मित्रों, ये योजना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है मित्रों, इसका उद्देश्य है हस्तकला या तो हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला या तो हस्तशिल्प कला कहिए, हस्तशिल्प कला को उभारना और उभार करके जो है, उभार करके क्या करना, स्वरोजगार प्रदान करना, ठीक है ना, प्रदान करना। बोले सर इसमें कौन बनाएगा, कौन आंसर, जो हस्तकला क्या है, वो तो वैसे लोगों की शामिल किया गया है जो अपने हाथ से जो है, अपने हाथ में जो है टैलेंटेड रखने के बाद जो है सरकार इसको जो है क्या किया, केयर करते हुए इनको उभारने के लिए लोन के माध्यम से इनको जो है पूंजी के तौर पर अर्थात कुछ आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। याद रखिएगा कौन, सरकार के द्वारा 3 लाख का लोन उपलब्ध कराना, क्या कराना, लोन उपलब्ध कराना। किसको कराएगा मित्रों, टोटल ऐसे जो है, ऐसे 18 क्षेत्र हैं, 18 क्षेत्र जिसको क्या करेगा, हस्तकला या तो शिल्पकला को क्या करेगा, बढ़ावा देने का काम करेगा। 18 क्षेत्र में बोलिएगा सर कौन है, अरे जैसे कि कुम्हार हो गया, कुम्हार क्या करता है, घड़ा को गढ़ता है, ठीक है, कुम्हार हो गया। उसके बाद सोनार ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सोनार ले लीजिए, सोनार के उसके बाद सोनार के बाद हम ले सकते हैं मित्रों, सोनार के बाद कुम्हार हो गया आपका, सोनार हो गया, लोहार हो गया, है ना, लोहार हो गया मित्रों, ईटीसी एक्सेट्रा इस टाइप के टोटल 18 क्षेत्र जो है जिसमें इसको शामिल किया गया। अब जो इस 18 क्षेत्रों में जो आते हैं वही लोगों को ये 3 लाख का लोन क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। इसमें जो है अलग अलग कंडीशन जो है शर्त जो है दे दिया गया है। यानी कि पहली बार आपको कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 लाख। 1 लाख क्यों मिलेगा पहली बार में, तो इसको आवेदन करने के बाद आपको 1 लाख का लोन मिलेगा और ये 1 लाख जो है आपको इसको शुरुआत करने के लिए, क्या करने के लिए,
शुरुआत करने के लिए 1 लाख का लोन मिलने वाला है मित्रों। और जब शुरुआत हो जाएगा तो इसको विस्तार करने के लिए, क्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए आपको 2 लाख का लोन, कितना, 2 लाख, यानी कि टोटल जो है आपका 3 लाख का जो है लोन मिलने वाला है मात्र 5% लोन में, कितना, 5%, 5% लोन पर याद रखिएगा तो 5% लोन पर ये क्या मिलेगा आपको, 5% लोन पर आपको 3 लाख रुपया जो है आर्थिक मदद जो है मिलने वाली है, ताकि आप अपना जो हस्तशिल्पकला हो उसको विकास कर सके। और साथ साथ में हमारा देश में जो है, हमारा देश का जो सांस्कृतिक रहता है वो संस्कृति को क्या सके हमारे सामने, और साथ साथ में स्वदेशी वस्तुओं को क्या कर सके, बढ़ावा मिल सके। तो इन चीजों करने के लिए जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। 1 लाख यहाँ पर 2 लाख, टोटल में कितना मिलेगा मित्रों, 3 लाख। और टोटल इसके लिए कितना करोड़ रुपए जारी कर दिया गया, तो 13,000 करोड़ रुपया, याद रखिएगा 13,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है इसमें मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन दिए गए पीएम विश्वकर्मा योजना का, क्या कंडीशन दिए गए हैं कि कम से कम वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा में ये कहा गया है मित्रों, दूसरा में ये कहा गया है कम से कम 18 से 50 वर्ष के बीच का आयु, 18 से 50 वर्ष के बीच का क्या होना चाहिए, आयु होना चाहिए। और साथ साथ में संबंधित ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, संबंधित ट्रेड, जो भी ट्रेड में आप काम करना चाहते हैं, हस्तशिल्प है तो हस्तकला से जो भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी जो है मान्यता प्राप्त जो है विद्यालय से होना चाहिए, विश्वविद्यालय से होना चाहिए, ये होना चाहिए। और संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संबंधित जो है आपका जो है दस्तावेज होना चाहिए, तब जाके क्या आपको क्या मिलने वाला है मित्रों, लोन मिलने वाला है। कितना का लोन मिलने वाला है, 3 लाख का लोन मिलने वाला है, 3 लाख का लोन। इसके लिए कितना रुपया आपको जो है जारी कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, 13,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उम्मीद की ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो भी था आपको बताने का काम किया है, ठीक है ना। चलिए 18 सितंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित व्यापक अभ्यास का नाम क्या मिलेगा, एकदम व्यापक अभ्यास, याद रखेगा, जिसमें लगभग जो है 200 से अधिक जो इसमें क्या रहेगा, तटरक्षक बल का जो है चीजें जो है आपको जो है भाग लेने वाला है, याद रखेगा, ठीक है ना। 18 सितंबर 2023 को याद रखेगा। देखिए यहाँ पर पश्चिमी तट पर कहाँ हुआ है मित्रों, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट बोलेगा सर पश्चिमी तट है का, तो ये देखिए ये आपका ये इंडिया का मैप है, इसको कहा जाता है मित्रों पूर्वी तट, इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी तट कहा जाता है। इसको ये वाला जो पार्ट देख रहा है ना, इसको कहा जाता है पश्चिमी तट, क्या है, पश्चिमी तट इसको कहा जाता है, पश्चिमी तट कहा जाता है। ये वाला पार्ट जो, ये वाला पार्ट यहाँ से जो तमिलनाडु वाला पार्ट है मित्रों, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, याद रखिए क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, याद रखेगा। यहाँ पर जो है आपको मिलेगा मित्रों श्रीलंका, यहाँ पर क्या मिलेगा, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत को जो है जोड़ने वाला जो खाली है यहाँ पर पाक जल संधि है, याद रखें क्या है, पाक जल संधि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है, याद रखेगा पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको कर्नाटक यहाँ पर देखने को मिलेगा मित्रों, गोवा देखने को मिलेगा, कोंकण तट देखने को मिलेगा, क्या कोंकण तट। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिल्वर प्रोजेक्ट, याद रखेगा सिल्वर प्रोजेक्ट, यहाँ सिल्वर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वाला जो पार्ट है, इस वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट कहा जाता है, पश्चिमी तट। ये कोस्टल एरिया याद रखेगा। यहीं पर जो है आपका कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक अभ्यास चलाया जा रहा है। उस अभ्यास का नाम है ऑपरेशन सजल, याद रखेगा क्या नाम है मित्रों, ऑपरेशन सजल। ऑपरेशन सजल का उद्देश्य क्या है मित्रों, चलाने का, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, आपका जारी किया गया है। इसको उद्देश्य क्या है आपका, जो जितने भी आपका मुसलमान है, मछली मारने वाला है, ठीक है ना, मछली जो है मारने वाला को, ठीक है ना, यानी कि ये होगा सत्यापन होगा, क्या होगा, भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। देखो दस्तावेज सत्यापन, क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए साथ में उसको बायोमेट्रिक से जोड़ने के लिए, बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने के लिए, बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने के लिए ये अभ्यास जो ऑपरेशन सजल क्या हो रहा है, चलाया जा रहा है, याद रखेगा, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया है, ये तटरक्षक बल, याद रखेगा, तटरक्षक बल के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करें तटरक्षक बल की, बात करें मित्रों, ये तटरक्षक बल जो है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड
इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, जो कि कोस्टल एरिया को क्या करता है, आपका कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, ऑपरेशन सर्जन, क्या आ जाएगा, ऑपरेशन सर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, P7 हैवी ड्रॉप, P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को विकास से भारत की रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलता है। इस प्रणाली को किसने डिजाइन किया? पहला नंबर क्वेश्चन का P7 P7 है हैवी ड्रॉप, P7 हैवी ड्रॉप, ड्रॉप मतलब क्या होता है, नीचे गिरना, ड्रॉप मतलब नीचे गिरना। ये क्या है मित्रों, पैराशूट है, पैराशूट है, याद रखिएगा। ये पैराशूट IL विमान में काम करता है, याद रखिएगा, IL विमान। भारत में जो सैन्य विभाग का एक विमान है जिसका कहा जाता है IL विमान है। IL विमान लगभग 100 मीटर से ऊपर, 100 मीटर के ऊपर से क्या करता है, ऊपर से पैराशूट के माध्यम से जो है ये जो है हैवी वजन वाला नीचे को क्या करना, रखता है, गिराने का काम करता है। जो हमारे पास जो पहले वाला जो कैपेसिटी था वो 5 टन था, यानी कि ऊपर 600 मीटर से ऊपर से कोई मतलब कितना ज्यादा सामान को नीचे कर सकता है, तो वो हमारे पास जो कैपेसिटी था पहले 5 टन था, जिसको बढ़ा कर कितना हो गया, पहले ये क्या था, पहले था, अब जो है 7 टन, कितना हो गया, 7 टन की क्षमता हो गई, 7 टन की क्षमता हो गया, यानी क्षमता क्या हुआ, बढ़ जाने का काम किया। ये विमान जो है ना थोड़ा ट्रेवल करने का काम करेगा। और साथ साथ में बात करिए इसे बनाया कौन, तो DRDO, क्या बनाया, DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन का इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। वही बात करिए आपको मित्रों DRDO का, तो DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 में हो गया था। इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष जो है मित्रों V कामत, कौन है, V कामत है। बात करिए इसका हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कहाँ है मित्रों, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है, याद रखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका नई दिल्ली हो जाएगा, DRDO का स्थापना हो जाएगा, DRDO हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसरो दिया गया, इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में हो गया था, याद रखिएगा। किसने किया था, विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो आपको मिलेंगे, आपको कर्नाटक में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, याद रखिएगा। कर्नाटक में इसका अभी मिलेंगे, हेडक्वार्टर मिलेंगे बेंगलुरु में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से चंद्रयान 3 क्या किया, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 को क्या किया, इसको लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। ये हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, लिमिटेड है, याद रखिएगा, एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, मानगांव ड्रॉप से किया। ये क्या करता है मित्रों, ये जो है आपका काम करती है, क्या काम करती है, तो आपका पोत बनाने का काम करती है, जहाज में जो पोत सामान ले जाने का काम करता है, ये बनाने का काम करते हैं, वहाँ डॉक से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, DRDO इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये देखिए यहाँ पर NGT क्या, हरित न्यायाधिकरण NGT की बात कर रहा है, NGT की बात कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो बराबर क्वेश्चन पूछता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया और बराबर पूछता है, बहुत VVI क्या है आपका क्वेश्चन, आपको ये है, आपको याद रखेगा। ये क्या करती है, ये पर्यावरण को जो है पर्यावरण से संबंधित चीजों को क्या करते देखने का काम करती है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए जो है अनुकूल नहीं हो रहा है, वो चीजों पर ये क्या करना, ध्यान रखने का काम करती है। जैसे आपका पोल्यूशन हो गया, ये चीजों पर क्या करती है, ध्यान देने का काम करती है, याद रखेगा। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फुटबॉल होता है। इसकी स्थापना 2010 के एक्ट में हो गई, 2010 का एक्ट से इसकी स्थापना हो गया। और अभी इसका जो बनने का काम किया है, नया जो इसका अध्यक्ष बनने का काम किया है, वो प्रकाश श्रीवास्तव। कौन बना है, प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं, याद रखिएगा, प्रकाश श्रीवास्तव बनने का काम किया है। अभी जो है न्यायमूर्ति
प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। अब आप देख रहे होंगे ऑप्शन में क्या देखते होंगे, जितना भी है आपका न्यायमूर्ति है, जज है, जज है, जज है, तो क्या सर एनजीटी का जो अध्यक्ष के कार्यभार संभालेंगे, क्या वो जज ही हो सकता है? बिल्कुल सही। ये इसके पद पर कौन बैठ सकता है? या हाईकोर्ट का जो है जज बन सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये दोनों में से कोई सेवा नहीं मिल रहेगा, तो वही लोग इस पद पर आकर क्या कर सकते हैं, काम करने का काम करेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठने का काम करता है, आपको पता होगा। चलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसका उद्देश्य क्या है, एनजीटी का काम क्या है, तो समझ लीजिए। इसको क्या करना है, पर्यावरण को सुरक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षा करना। तो किससे करना है, जो हमारे जो पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल तत्व जो नहीं रहेगा, उसको क्या करना, उसको जो है उसको क्या करना, उसके ऊपर नजर रखना। क्या रखना, नजर रखना। इसको क्या काम है, एनजीटी का काम नहीं आ सकता। इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव होगा। इसके पहले क्या होगा, आदर्श कुमार गोयल। क्या था, आदर्श कुमार गोयल, इससे पहले याद रखिएगा। उसकी बात की जाए, इसका बात की जाए, क्या है सर, ये एक अर्ध न्यायिक है, याद रखिएगा, ये अर्ध न्यायिक संगठन है, याद रखिएगा। यह न्यायिक क्या है, संगठन नहीं, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण कहाँ हो रहा है? देखिए हाइड्रोजन बस के बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन बस के बारे में बोल रहा है कि हाइड्रोजन बस। अब हाइड्रोजन की बस की बात करेगा तो हाइड्रोजन पीरियडिक टेबल में आपको ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन में साइंस से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक होगा वो चीजें हम आपको देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। देखिए हाइड्रोजन बस अभी भारत में शुरुआत किया गया, हाइड्रोजन बस कहाँ पर शुरुआत किया गया है, हाइड्रोजन बस शुरुआत किया गया है तो लेह लद्दाख। कहाँ पर, लेह लद्दाख। क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है, ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग, पर्यावरण के अनुकूल जो है, पर्यावरण के अनुकूल जो है परिवहन का उपलब्ध कराना, या तो अनुकूल जो है, अनुकूल परिवहन को बनाना। और आपको पता है ना, अगर बात किया जाए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और भू प्रॉपर्टी की बात किया जाए, पूरा पृथ्वी पर बात किया जाए, तो भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, हाइड्रोजन पे याद रखें, किसके, हाइड्रोजन का। इसीलिए सबको पता है कि पूरा दुनिया में हर चीज खत्म हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, फ्यूचर फ्यूल कहा गया, अर्थात भविष्य का ईंधन कहा गया। और भविष्य का जो है ईंधन के साथ साथ में ये हाइड्रोजन को यानी कि फ्यूल बना करके बस के माध्यम से चलाने का काम किया। ये कहाँ किया है, ये लेह लद्दाख में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, तो एनटीपीसी क्या है आपको पता है ना, ये जो है आपका एक बहुत बड़ा जो है पावर कंपनी है, याद रखिएगा। ये क्या है, पावर कंपनी है, बहुत बड़ा क्या है, कितना पावर कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1975 में। इन्हीं के द्वारा ये बस जो है लेह लद्दाख में चलाया गया। साथ में कौन सा ऐसा और भी कंपनी है जो कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन चलने वाले परिवहन को जो है अर्थात व्हीकल को बनाने में लगा हुआ है, चलाने में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका रिलायंस। क्या हो जाएगा, रिलायंस भी जो है लाने वाला है, याद रखिएगा। रिलायंस भी हाइड्रोजन आधारित बस और परिवहन या व्हीकल लाने वाला है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन आधारित व्हीकल को लाने वाला है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मित्रों हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है। और ये पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में याद रखिएगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। क्या है, पहला तत्व है, याद रखिएगा। पहला तत्व है जो किसी भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा। इसीलिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन में कितना परमाणु होता है, या इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना आता है, एक होता है, परमाणु भी कितना आता है, एक होता है। ये अपना कक्षा को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के साथ क्या करती है, ये किसी दूसरे के साथ एक लॉन्ग लेती है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉन्ग लगा के ये अपनी कक्षा को पूरा करती है और ये अस्थायी रूप में आने का काम करती है। ऐसे ही ये स्वतंत्र अवस्था में ये अस्थायी है, ये अस्थायी है क्या, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में अस्थायी है, याद रखिए क्या है, अस्थायी है, अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में है, अस्थायी अवस्था में है, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ये चीजें कहाँ किया गया आपका लेह लद्दाख। अब वही बात किया जाए लेह लद्दाख का, तो लेह लद्दाख क्या है बताइए। लेह लद्दाख आप सभी को पता है यूपी है, क्या है, यूपी है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा यूपी, भारत का सबसे बड़ा क्या है, यूनियन टेरिटरी अर्थात यूपी है। कौन मिलेगा आपको, लेह और लद्दाख मिलने का काम करेगा। यूपी की बात करें तो भारत में कितने यूपी है, भारत में टोटल कितने हो गए, 8 यूपी हो गया, और आपको कॉमन के माध्यम से ये 8 यूपी लिखने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये चीजें आपको समझ में आया होगा, और अगर यदि किसी भी परेशानी कोई दिक्कत है, उम्मीद करते हैं ये सब लाइट वाइट का जो प्रॉब्लम है ये सब चीजें आप नहीं आता होगा, आवाज के साथ थोड़ा बहुत आवाज वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो जहां पे हो सके मैंने आपको देने का काम किया, और कुछ अगर ऐड करना है या तो कुछ चीजें करना है तो वो सब चीजें आपको इसमें मिलेगा, और कर भी देंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताने का हमें काम करिए, और जो चीजें आप वो आपके सामने अपडेट होते रहेंगे, आपको समझ से देते रहेंगे, और सभी चीजों के लिए अलग अलग से बैठ के आपके सामने आता भी रहेगा। बस आप दिमाग तो कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।